ठीक है। एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी हमने। उस्मान, आप मौजूद हो? शादी वगैरह भुगता लिया? हाँ जी सर, जी मौजूद सर, हूँ। मेरी ड्यूटी थी, बस मैं ड्यूटी वैसे जिब्रील ने बोली। वो कौन सी पीछे ड्यूटी सर लगी हुई है यार? आज गवर्नमेंट। हसन का मैसेज आया था, क्या ड्यूटीज है अब ये? जी सर। ये 8 टन राशन कौन सी? तकसीम करना। तुम लोग क्यों कर रहे हो? ये तो पटवारियों का काम था। हमें वो यही वाला दिया उन एक्सेस सर जी, वो उनका पटवारियों को चल ही नहीं रहा। वो हमारी हमने पिक्चर ही बनानी है और सारा कुछ करना है, ऐड अच्छा करके लॉगिन के। यार, कोई अपनी तंजीम मजबूत सी बनाओ। इस तरह के जब काम सुनने को मिलते हैं ना, यकीन करे बड़ा दुख होता है। मैं तो यही की जगह काम कर रहा था, बस वो तो मगर एक जितने डिपार्टमेंट जितना का सर ज्यादा कोई वली वारिस नहीं कंप्यूटर है। वालों को एक्सप्लॉइट किया गया है ना, यकीन करो, एजुकेशन फील्ड में जितना कंप्यूटर वालों को एक्सप्लॉइट किया गया है ना, कोई भी फील्ड इतनी ज्यादा नहीं हो रही। सारे काम जो है ना, इनके मत्थे डाले हुए हैं कंप्यूटर वालों के, भाई ये इनको आता है, इनको करो, इनको करो, इनको करो। और मजे की बात है, काम भी लेते हैं और उधर से लेक्चर और पीरियड भी वो बराबर दिए होते हैं, ज्यादा बल्कि दिए होते हैं। कहते हैं ये लायक बंदे हाँ हैं। यार, पता नहीं यार क्या इनके साथ मुसीबत है। पता, शुरू में फटा डाल लेना वो बंदा फिर सुखी रह जाता है, यकीन करें। मैं गया ना शुरू शुरू में, एक दो मुझे इस तो तरह ये बात मेरा सही पहला है। पहला मेरा पहला पहला था एक्सपीरियंस। तो उन्होंने एक दो काम किया, तो मैंने, जाहिर है बंदा डायरेक्ट तो ना नहीं करता, तो मैंने वो कर दिया। उसके बाद वो ना, ये नया नया हमारे डिपार्टमेंट ने, उसको स्पेशल एजुकेशन ने लॉन्च किया था, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला, HRMS वाला। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 35-36 हमारा उस वक्त स्टाफ था, 16-17 टीचिंग स्टाफ, और इतना ही तकरीबन 20 के करीब नॉन टीचिंग स्टाफ था। स्पेशल एजुकेशन में नॉन टीचिंग कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो उन्होंने कहा जी आपने डेटा एंटर करना है, उसका दिसंबर की छुट्टियां थी। उन्होंने कहा जी दिसंबर से पहले पहले, छुट्टियों से पहले पहले कवर करना है, आप आओगे? जोराबाद मेरी पोस्टिंग थी। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा आप आएंगे? मैंने कहा मैं तो नहीं आऊंगा। तो अच्छी खासी मेरी उनसे बहस हुई। वो मुझे कहते कि आप रिटर्न में दें कि आप नहीं आएंगे। मैंने कहा सर आप भी मुझे रिटर्न में दें कि आप जो है ना मुझसे ये डेटा एंट्री वाला काम ले रहे हैं। अच्छी खासी हमारी तू मैं हुई, लेकिन खैर मैं तो निकल के आ गया था उस वक्त। फिर बाद में वो प्रिंसिपल ने मेरे साथ बहुत बुरी की, लेकिन मेरी इन कामों से जान छूट गई थी। लेकिन मैं जब तक रहा ना जोराबाद में, मैंने बड़ी तंगी में वो अपना, कह लो कि टेन्योर गुजारा है। और फिर मुझे जैसे ही 3 साल मेरे मुकम्मल हुए, मुझे ट्रांसफर का मौका मिला, तो मैं सरगोदा मूव कर गया। इसी सिर्फ और सिर्फ हेडशिप के जो बंदा मौजूद था उससे तंग आके, तो मैंने जो है ना वो आगे मूव कर गया। तो ठीक है, आपको फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं अगर आप इस तरह कोई स्टेप लो ना। लेकिन एक जो एक बंदे की डिग्निटी है वो बरकरार रहती है जैसे भी है फिर। लेकिन बंदा कहता है कि यार बस घर पड़े हैं तो मुश्किल में ना जाए, और इस तरह ये फिर जो कंप्रोमाइज वाला है हिसाब है ना, इससे बड़ी चीजें जो है ना इस तरह की क्रिएट हो रही। लेकिन चले, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है ना एहतजाज किया करें इसमें, जब भी मौका मिले ना इस चीज को। जब भी आप लोगों के कोई वफद वगैरह जाते हैं, किसी से मिलते हैं, ये चीज कम से कम लाजमी हाईलाइट करवाया करें कि हमें जो है ना इजाफी ड्यूटीज बहुत ज्यादा दी गई हैं, इनको जरा कम किया जाए। नहीं, वैसे अब सर कुछ कम है। अब वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, पैक्ट पंजाब कंप्यूटर एसोसिएशन वाली, तो उसके हम्म। बनने से ना काफी असर हो गया। अब ड्यूटियां कम हो गई हैं, पहले बहुत ज्यादा थी। हाँ, इसी तरह ना जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपनी मजबूत नहीं होगी ना, इसी तरह हेड को तो देखो ना, उनको तो पता है कि क्लर्क्स वगैरह गलती करेंगे, हालांकि काम सारा क्लर्कों का होता है। तो वो चाहते हैं कि वो हमारे उनकी जो है ना, यूनियन जब ज्यादा स्ट्रांग है ऐप का जो है। यार कुछ स्ट्रांग जैसे भी है, जब आप लोग भी स्ट्रांग हो जाओगे, हेड की ऐसी की तैसी है। और जहाँ पे मसला परमानेंट हेड यही नहीं है ना, बैठा ना, यूनिटी नहीं है यहाँ पे। वहां पे तो बेशक पंगे ले लो। जहाँ पे परमानेंट हेड नहीं बैठा, कोई किसी के पास एडिशनल चार्ज है ना, वो कुछ नहीं कर सकता आप लोगों को। उनके साथ तो बेशक लड़ फिर लो। कॉलेज लेवल पे ये सुकून है, इधर कोई नहीं इस तरह का सीन के कंप्यूटर वाले टीचर को जो है ना ये इजाफी काम करने पड़े। मैंने मतलब आज तक जो है ना स्कूल क्लरिकल रूम डिपार्टमेंट में में ये बड़ी जाके, दलालत है। हाँ इधर नहीं है ये, इधर मौज है। मैंने कभी मतलब क्लरिकल रूम में जाके कंप्यूटर यूज नहीं किया, ना मुझे कभी जरूरत पड़ी पेश आई है कि हाँ कुछ किसी ने मुझे बुलाया हो। वो पहले से ही ट्रेन है, सारे खुद काम खुद ही करते हैं। अच्छा ये देखें, SDLC, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। बकायदा स्ट्रक्चर किया गया है, एक किसी रूल्स के तहत बनाया गया है। दैट इज यूज टू डिजाइन, किन कामों के लिए यूज होता है? डिजाइन करने के लिए, यानी कि पहले सिर्फ आप एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिर उसको बकायदा डेवलप करेंगे, और आखिर में टेस्ट भी करेंगे। ये 3-4 चीजें इसका मेन फोकस है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। ये 3 चीजें तो होंगी होंगी। डिजाइन यानी कि पहले सोचो विचार,
फिर बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन यानी कि डेवलपमेंट, और फिर टेस्टिंग। अच्छा, SDLC और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ मेथोडोलॉजी that defines the entire procedure of software development step by step. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है उसको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करने के लिए SDLC यूज किया जाता है। The goal of the SDLC life cycle model is to deliver high quality maintainable software that meets the user requirements. तो हम तो इन चीजों को ना ऐसे ही समझते थे जब हम पढ़ा करते थे, यार कौन यूज करता होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन में चीजें यूज होती होंगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लेकिन ये बाकायदा होती हैं, जितनी भी कह लो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फर्म्स है ना, वो सारा बाकायदा किसी ना किसी मॉडल के तहत और अपने आप रूल्स के तहत जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह चला रही होती है। तो ये यूज होते हैं, ये कोई नहीं है कि हवाई बातें, बाकायदा ये चीजें यूज हो रही होती है। वही बात बताया कि इसका मकसद यही है कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है ना वो यूजर तक पहुंचाया जाए। और ये कुछ फेजेज हैं जो कि आपको तकरीबन जितने भी आप मॉडल्स पढ़ोगे इन्हीं से मिलती जुलती फेजेज जो है ना, या एग्जैक्ट इसी नाम की आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, पहली फेज जो है वो है प्लानिंग एंड एनालिसिस, जो मैंने पहले बताया था। जैसे ही आपको आपके पास कोई रिक्वायरमेंट्स वगैरह आती है या कोई बंदा आता है कि फलां ने फला सॉफ्टवेयर बनाना है, तो एकदम से आप हाँ नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी चीजें जो है ना पहले कंसीडर करनी होती हैं। लेट्स से उन्होंने कोई ऐसी चीज मांगी है जो आपने मशीन लर्निंग के थ्रू किसी को इम्प्लीमेंट करके देनी है, कोई कम्प्लेक्स सी चीज है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी इतनी स्ट्रांग नहीं, इतनी डेवलप नहीं है कि आपके पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में कोई बंदा हो सकता है या कोई डेवलप करने वाले स्पेसिफिक कंप्यूटर्स या हार्डवेयर हो सकते हैं। वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है लेट से, तो आप उस सॉफ्टवेयर को नहीं ले सकते। तो रिसोर्सेज बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। दूसरी बात है, फिर आप ये चीज देखते हो फिजिबिलिटी स्टडी में कि आया यार ये चीज मुझे जो बनानी पड़ रही है, क्या ये जितना मुझे बनाने में कॉस्ट लगेगी, इससे बेहतर ये है कि मैं मार्केट से परचेज कर लूँ अगर कोई मुझे सस्ते दामों दे रहा है, या अगर एग्जैक्ट चीज नहीं दे रहा है या कुछ हिस्सा इसका दे रहा है तो मैं वो परचेज कर लूँ, यानी कि आउटसोर्स कर लूँ, बाकी चीजें खुद से बना लूँ, ताकि मुझे जो है ना ये इकोनॉमिकली ये चीज फायदे। और ये बहुत ज्यादा यूज होती है। कोई बंदा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, वहां पे बिल्कुल नॉन टेक्निकल बंदा बैठा होगा, लेकिन उसका बड़ा नाम होगा, आप जाओगे वो आपसे प्रोजेक्ट वगैरह सारा कुछ रिसीव कर लेगा, ठीक है बना के देंगे, और उसके बाद वो किसी और को दे देगा, आउटसोर्स कर देगा। आपसे लेट से उसने 10 लाख में कोई चीज डन की है, आगे वो 6-7 लाख में करवाएगा, और बाकी आपसे 10 लाख लेके उनको देगा, 4-5 लाख अपने बीच में बचाएगा। इस पाकिस्तान इस तरह का बहुत काम करते हैं, आउटसोर्स करना। और इस तरह बाकी चीजें भी हम देखेंगे प्लानिंग और एनालिसिस फेज में। अच्छा, दूसरा फेज है डिजाइन। उसके बाद जब आपने फैसला कर लिया होता है कि ठीक है हम इस प्रोजेक्ट को ले रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर को हम बनाएंगे, तो फिर आप, मैंने बताया था कि डिजाइन में क्या होता है, ब्लूप्रिंट। जैसे आप क्लास बनाते थे, तो क्लास मैं उस वक्त भी कहता था कि ब्लूप्रिंट है, यानी कि ये इन रियल एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ ये बताती है कि जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो बिल्कुल उसी तरह डिजाइन फेज भी जो है ना, इसमें आप एक मॉडल बनाते हो। अब हम इतने डिटेल में तो नहीं जाएंगे, जैसे आपने देखी भी होंगी UML के थ्रू क्लास डायग्राम्स और फ्लान डायग्राम, ये सारी चीजें डिजाइन फेज में आती है कि जब आपका सॉफ्टवेयर बनेगा आपस में इंटरेक्शन कैसे करेगा, कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, कौन कौन सी एंटिटीज होंगी, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। अभी अपने अपने पहले बैच में ER मॉडल शुरू किया है आज, तो वो भी इसी फेज में यानी कि डिजाइन फेज में ही बनाया जाता है। तो ये डिजाइन आपने बना लिया, उसके बाद फिर एक्चुअल आप उस पर काम करना शुरू करते हो। तो काफी जगहों पे डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो है ना सेम टीम ही करती है, कि जिस टीम ने डिजाइन किया है वही कोडिंग भी करेगी, यानी कि डेवलपर और डिजाइनर सेम भी हो सकता है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम ही होते हैं, जो डिजाइन करता है उसके बाद वो खुद ही जो है ना उस पर काम टीम काम करना शुरू करती है। इम्प्लीमेंटेशन वो फेज है जिसमें आप बाकायदा कोड करते हो, इसमें आप अपनी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब करते हो। ये यूजर को नहीं पता होती इन चीजों का, इम्प्लीमेंटेशन का और डिजाइन का, ये आप अपने एंड पे कर रहे होते हो कि यार ये प्रोग्राम जो है ना इसकी मुझे इस लैंग्वेज में लाइब्रेरीज अवेलेबल है, इसमें मुझे आसानी रहेगी, इस चीज से मैं इस लैंग्वेज में ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। या कोई भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हो कि डेस्कटॉप बनाना है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, और फिर बकायदा उसको कोड करना। तो ये चीज आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग फेज में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग और इंटीग्रेशन आती है। जब आप कोड कर लेते हो उससे उसके बाद आप बकायदा टेस्ट करते हो अपने पीस ऑफ कोड को। तो ये जो टेस्टिंग फोर्थ फेज में है ना, ये डेवलपर कर रहा होता है अपने कोड को किए हुए। ये टेस्टर भी हो सकता है, लेकिन कोड वही होगा जो ऊपर टीम ने जो है बनाया हो। तो टेस्टर का काम क्या होता है कि उस कोड को देखता है, मुख्तलिफ तरीकों से जितनी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ यूज केस बनाता है, और उसकी कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना कोई इसमें से एरर वगैरह को फाइंड करूं, ताकि यहीं पे इसी स्टेज पे जो है इसको करेक्ट किया जा सके, बजाय से कि जब किसी हम यूजर को हैंड ओवर कर दें और वो जो है इसको डिटेक्ट करे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना वो प्रॉस्पेरिटी में फर्क ना पड़े। तो टेस्टिंग बहुत थॉरोली की जाती है। हम देखेंगे कितने टाइप की टेस्टिंग है, कैसे कैसे की जाती है। अच्छा, इंटीग्रेशन देखें क्या। इंटीग्रेशन आप दो तरीके से पास ली जा सकती है। एक तो ये कि आपके पास पहले से कोई सॉफ्टवेयर था, आपने बनाया हुआ था,
उसके बाद कस्टमर को कुछ मजीद उसमें कोई मॉड्यूल ऐड करवाना था, तो जब वो मॉड्यूल आपने बना लिया तो पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर के अंदर वो इंटीग्रेट करना है, यानी उसके अंदर शामिल करना है। तो प्रोग्रामिंग में ये चीज बहुत कॉमन है कि एक चीज बिल्कुल ठीक आपके पास चल रही होती है, तो उसमें तो आप थोड़ा सा पीस ऑफ कोड चेंज करो ना, आपने भी देखोगे चीजें, तो उसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, काफी सारे एरर आ जाते हैं। फिर आप अगर इवन के उस ड्राइंग को दोबारा से रिमूव भी कर दो, बाद एरर तो ऐसे होते हैं वो फिर भी नहीं जाते, अगर आप किसी को प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस है तो वो चीज इस चीज को समझ रहा होगा। तो क्यों होता है कि वो हमें पता नहीं होता कि हमने पीछे से क्या चीज हज़फ कर दी है या कोई इस तरह का सीन है, क्या चीज ऐड की है। तो ये इंटीग्रेशन इसी बेस पे होती है कि पहले से कोई चीज मौजूद थी, उसके अंदर आपने कोई नई चीज ऐड की है, तो फिर आप टेस्टिंग करते हो कि हाँ अब ये चीज इसको एक्सेप्ट कर रही है, इससे कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हुआ, यूजर को इन चीजों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगी। या इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे हो सकती है कि मुख्तलिफ टीम्स ने मुख्तलिफ पीस ऑफ ये कह लो मॉड्यूल बनाए। लेट्स से एक टीम ने, अभी मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम ले लेता हूँ, उन्होंने एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया है एक टीम ने, दूसरी टीम ने लेट्स से एग्जाम सिस्टम बनाया है, तीसरी टीम ने आप कह लो कि कोई फैकल्टी को मैनेज करने के लिए कोई चीज बनाई है। तो इस फेज में क्या होगा कि सारे इन मॉड्यूल को जो है ना मर्ज किया जाएगा और एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर की शक्ल दी जाएगी। तो ये भी इंटीग्रेशन में लिया जा सकता है। तो इन टेस्टिंग और इंटीग्रेशन हमारी हो गई। उसके बाद डिप्लॉयमेंट फेज है। डिप्लॉयमेंट ये यूजर कह लो कि स्पेस में होती है, इसी को आप प्रोडक्शन भी बोलते हो डिप्लॉयमेंट को। और ये भी फेजेस में होती है कि पहले जो है ना आपकी इंटरनल हो सकता है क्योंकि टीम मेंबर्स इसको डिप्लॉय करें अपने कंप्यूटर्स में उनको टेस्ट वगैरह करने के लिए। उसके बाद फिर आप कुछ मखसूस बंच ऑफ पीपल सेलेक्ट करोगे, सिर्फ उनको ये प्रोग्राम दोगे, तो वो अपने एंड पे जो है ना सॉफ्टवेयर को चलाएंगे और देखेंगे कोई मसला तो नहीं है। और उसके बाद जब काफी इस पे ऑथेंटिसिटी हो जाएगी, फिर आप इसको पब्लिकली रिलीज कर दोगे कि हर बंदा इसको यूज कर सकता है। इसमें भी आगे हम काफी सारी चीजें देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट हमेशा ये कि पहले किसी के पास सॉफ्टवेयर चल रहा था, उसने नया बनवाया है, तो जैसे ही नया मिलेगा वो पुराने को खत्म नहीं कर देगा, दोनों पैरेलल चलाएगा। इसके काफी सारे डिप्लॉयमेंट के यूज केसेस बनेंगे, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, लास्ट में मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस ये होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस जो आपको सॉफ्टवेयर बना के देता है कुछ तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय की जाती है, तो उनमें से एक मेंटेनेंस भी होती है कि लेट्स से वो कहता है कि मैं आपको 2 साल या 4 साल या 5 साल जो है ना इतने एक्स्ट्रा चार्जेस के इवज जो है ना आपको मेंटेनेंस देंगे हम, कि इस दौरान अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी इशू आ जाता है तो हम रिजॉल्व करेंगे, कहीं पे आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ जाती है हम ट्रेनिंग भी देंगे। अच्छा, इसी तरह कोई नई चीज अगर आप ऐड करवाते हो तो उसके मुतालिक आपको हम बाकायदा ट्रेनिंग और गाइड देंगे। और इस तरह काफी सारी चीजें हो सकती है मेंटेनेंस में। तो वो एक बराबर एक डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होते हैं जब आप किसी सॉफ्टवेयर आपसे कोई चीज परचेज करते हो। अभी हम रिसेंटली अपने सुपर स्टोर के लिए एक सॉफ्टवेयर परचेज किया था कंडेला लाहौर से, तो उन्होंने बकायदा हमें वहीं लाहौर बुलवाया, कंप्यूटर हम लेके गए यहाँ से, उन्होंने इंस्टॉल किया और बकायदा हमें 4-5 घंटे की ट्रेनिंग दी। वो तो क्योंकि हम इनसे थोड़ा चीजें टेकी हम बंदे हैं तो मुझे ज्यादा समझ आ गई थी इन चीजों में, तो फिर मैंने बाकी जो भाई थे उनको मैंने ट्रेन किया। तो मेंटेनेंस में ये चीजें आ जाती हैं कि वो ट्रेनिंग वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कुछ फेजेज है, इनको अब देख लेते हैं। तो ये मैंने अलग से लिख भी दिए हैं ताकि जब आप पढ़ो तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज अगर है तो इंपॉर्टेंट वो आप पता चले। तो प्लानिंग एंड एनालिसिस में देखो क्या आएगा। प्लानिंग एंड एनालिसिस फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेट्स द फाउंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसी में आपको पता चलता है कि मैंने प्रोजेक्ट लेना या नहीं, तो ये प्रोजेक्ट की बेस जो है ना इसी फेज से बनती है। इन दिस फेज द प्रोजेक्ट टीम डेवलप्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रोजेक्ट टीम होगी उनको पता चल जाएगा कि हमने क्या चीज डेवलप करनी है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं कि मसला है वो, यानी कि वो आपके पास किस मकसद के लिए वो कोई पार्टी आई है क्या चीज आपसे बनवाना चाह रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम से वो मुराद है। दैट नीड्स टू बी सॉल्व, यानी कि जिसके मुतालिक आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, एंड डिफाइंस द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। गोल्स और प्रोजेक्ट वगैरह जाए कोई चीज आप बनाओगे तो आप देखोगे आज जब ये मैं सॉफ्टवेयर बना लूंगा तो मैंने ये चीजें अचीव करनी है, कि लेट्स इसमें ये फंक्शनलिटी हो, ये भी फंक्शनलिटी हो, ये भी फंक्शनलिटी हो, और इस तरह की कुछ चीजें, तो वो यही सारी प्लानिंग में कह लो कि की जाती हैं। हम देखेंगे इसमें सॉफ्टवेयर SRS वगैरह। द टीम आल्सो आइडेंटिफाइज द स्टेक होल्डर्स। जो डेवलपर टीम होगी वो ये देखेगी कि इस सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली कौन कौन से बंदे इफेक्ट होंगे। स्टेक होल्डर उन्हीं को कहा जाता है जो किसी सॉफ्टवेयर के साथ डायरेक्ट या किसी प्रोजेक्ट के साथ डायरेक्ट अटैच हो। अब इसमें कौन हो सकता है, सॉफ्टवेयर टीम हो सकती है डेवलपमेंट वाली, एंड यूजर हो सकता है, कंपनी का मालिक हो सकता है, सारे बंदे स्टेक होल्डर में आ जाते हैं। हु विल बी अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, जिन पे ये प्रोजेक्ट इफेक्ट डालेगा, एंड आइडेंटिफाइज द रिसोर्सेज दैट विल बी रिक्वायर्ड। मैंने पहले बताया था कि रिसोर्सेज सबसे पहले आप देखोगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के रिक्वायर्ड रिसोर्सेज आपके पास हैं। अब रिसोर्सेज मैंने बताया था कि ये वर्क फोर्स भी हो सकती है कि आपके पास इतने स्किल्ड पर्सन अवेलेबल हैं या नहीं, हार्डवेयर कॉस्ट भी हो सकती है कि इतने आपके पास एडवांस लेवल के हार्डवेयर हैं या नहीं जिसमें आप ये फलान चीज बना सको, तो कुछ भी हो सकता है वो।
दिस इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड टू डेवलप अ प्रोजेक्ट प्लान दैट इंक्लूड्स अ शेड्यूल एंड बजट। ये भी चीज आप यहाँ पे कर लेते हो कि लेट्स से पहले हफ्ते मैंने ये काम करना है, शेड्यूल बना रहे हो आप, दूसरे हफ्ते में ये करना है, तीसरे में ये करना है, इसके बाद तीसरे हफ्ते मैंने फलां चीज डिलीवर भी करनी है, फिर चौथे हफ्ते मैंने ये करना है, सारा कुछ। और बजट भी देखते हो कि अच्छा, अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता लग सकता, लेकिन जाहिर आप जितने आप एक्सपीरियंस होते जाते हो आपको पता चल जाएगा कि अगर 2 मंथ का प्रोजेक्ट है तो उसमें मेरा इतना खर्चा आएगा। अगर इतना खर्चा आएगा तो मैंने बाकी सब अपना इकोनॉमिकल फायदा वगैरह देके इतना पैसा जो है मैंने डिमांड करना है क्लाइंट से कि अगर वो मुझे दे। ये सारी फिजिबिलिटी स्टडी की बात हो रही है, तो इसी में की जाती है। वंस द प्रोजेक्ट प्लान इज अप्रूव्ड, जब एक दफा प्लान अप्रूव हो जाए, यानी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट की टीम अलग होती है, वो टोटली जो है टेक्निकल बंदे होते हैं, और ये बिजनेस माइंड के बंदे होते हैं जो चीज फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये जब स्टडी बना लेते हैं तो इनको बकायदा अप्रूवल मिलती है कि हाँ अब आप जा सकते हो प्रोजेक्ट के साथ। द टीम मूव्स ऑन द नेक्स्ट फेजेस ऑफ डीएलसी। उसके बाद प्लानिंग के बाद नेक्स्ट फेजेस जो है वो आगे आप देखोगे कौन कौन से। तो जाहिर है हमने देखा था कि प्लानिंग के बाद डिजाइन फेज आता है, तो डिजाइन फेज में मैंने हल्का सा बता भी दिया था क्या है, अब देख लेते हैं। तो डिजाइन फेज इन एसडीएलसी इज व्हेन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू अ ब्लूप्रिंट फॉर द प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। इससे क्या मुराद है? लेट्स से मैंने सॉफ्टवेयर जब मैं रिक्वायरमेंट लिख रहा था तो उसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि लेट्स से इस पे जो है ना बायोमेट्रिक लॉगिन वगैरह जो है ना इसकी सहूलत होनी चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट थी। तो इसको बाकायदा मैं बताऊंगा यार यहाँ पे एक मॉड्यूल लगेगा सॉफ्ट हार्डवेयर, उसके अंदर ये फलां फलां तरीके से जो है ना फिंगरप्रिंट को सेव किया जाएगा, उसको मैं यहाँ पे सेव रखूंगा डेटाबेस के अंदर, इस तरह करके। तो अभी मैं बता रहा हूँ ये एक रिक्वायरमेंट थी, मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये बस ब्लूप्रिंट है, और इसी को हम डिजाइन फेज कहते हैं। द डिजाइन मस्ट टेक इनटू अकाउंट बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अभी हमने रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो अब जब हम पढ़ेंगे हम देखेंगे दो टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, एक फंक्शनल और एक नॉन फंक्शनल। फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती है जो आपके सॉफ्टवेयर में जो है ना चाहिए होती है यूजर को। जैसे वो कह रहा है कि यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए जिसके थ्रू वो लॉग इन करे, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। या वो कहता है कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इस महीने में मैंने जितना भी कोई सेल परचेज किया है वो सारे का सारा रिकॉर्ड हो जाए, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑथेंटिक होना चाहिए, आपका प्रोग्राम रोबस्ट होना चाहिए, अच्छा इस तरह की चीज है कि लोड भी एरर होना चाहिए। वो हम देखेंगे कि नॉन फंक्शनल क्या होता है, जो बकायदा आपके एक सॉफ्टवेयर के फंक्शन से रिलेटेड नहीं होती लेकिन उसकी क्वालिटी से रिलेटेड होती है, उनको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। ये भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उनको हम देखेंगे कौन कौन सी होती है। वंस द डिजाइन इज कंप्लीटेड, एक दफा डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, इट विल बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। आपने डिजाइन बना लिया तो आप जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनमें से सारे नहीं तो जो भी रेलिवेंट होंगे उनसे, ज़ाहिर एंड यूजर है उसको शायद आप ना दिखाओ, लेकिन जो टीम मेंबर होगा या कह लो कि जिस कंपनी का मालिक है उसको आप शायद दिखा दो कि ये मैंने बनाया, आप देख लो इसमें कोई आपने चेंजिंग वगैरह भी करवानी है तो मैं डिजाइन में चेंज कर सकता हूँ। तो उसने फिर लेट से अप्रूव कर दिया। ओनली आफ्टर द डिजाइन हैज बीन फाइनलाइज्ड, तो डिजाइन फाइनलाइज हो गया, सारे स्टेक होल्डर्स ने कर दिया, देन डेवलपमेंट फेज बिगन। डिजाइन के बाद डेवलपमेंट फेज आता है, उसके बाद फिर डेवलपमेंट फेज शुरू होगा जब सारे ओके कर देंगे। दिस इज व्हेन द एक्चुअल कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टेक प्लेस। डिजाइन की उसकी कोडिंग की बात हो रही है। Although the design phase is often considered to be separate from development, की बात मैं पहले बता दिया था कि डिजाइन और डेवलपमेंट को अलग कंसीडर किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये काम इकट्ठी एक टीम भी कर रही होती है। तो ये सेकंड लास्ट पॉइंट वही है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और लास्ट भी यही है कि इकट्ठी भी हो सकती है दोनों टीमें, कि डिजाइन और डेवलपमेंट दोनों इकट्ठी करें, एक ही टीम करे, या अलग अलग भी हो सकती है कि डिजाइन कोई और टीम करे और डेवलपमेंट कोई और टीम करे। इम्प्लीमेंटेशन फेज हमारे पास कोडिंग है, तो इसमें बकायदा आप कोड करोगे। देखो, वंस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हैज फाइनलाइज्ड द डिजाइन ऑफ न्यू सिस्टम, डिजाइन फाइनलाइज हो गया, दे कैन बिगिन कोडिंग द सिस्टम, कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी को हम इम्प्लीमेंटेशन फेज कहते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन फेज इज व्हेन द टीम राइट्स द एक्चुअल कोड, जब आपको एक्चुअल कोड लिख रहे होते हो, दैट विल मेक अप द न्यू सिस्टम, जिससे मिलकर सॉफ्टवेयर बनेगा। दिस कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सबसे ज्यादा टाइम जो है आपका इसी में लगता है कोडिंग में, क्योंकि आपने लाइन बाय लाइन पता नहीं कितना ज्यादा कोड लिखना होगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एज टीम नीड्स टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ द कोड इज एक्यूरेट एंड बग फ्री, सिर्फ लिखना नहीं है फिर उसको टेस्ट भी करना है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टेजेस होती है। वंस द कोड हैज बीन रिटन, एक दफा कोड आपका कंप्लीट हो गया, इट नीड्स टू बी टेस्टेड टू मेक श्योर दैट इट वर्क्स एज इंटेंडेड, इसको टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट फेज की बात हो रही है कि नेक्स्ट फेज टेस्टिंग की, तो वही टेस्टिंग और इंटीग्रेशन है। तो टेस्टिंग में बता चुका हूँ और इंटीग्रेशन भी मैंने बता दी। इससे क्या रहा है कि नया पुराना सॉफ्टवेयर उसमें कोई चीज नई ऐड करनी है तो इसको हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन की जा रही है। और टेस्टिंग तो आपको पता ही है कि जो पीस ऑफ कोड है उसको मुख्तलिफ इनपुट देके उसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है और जो रिजल्टेंट आउटपुट है उन दोनों को मैच किया जाता है। तो अगर तो वो मैच कर जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है
वो एज इंटेंडेड काम कर रहा है, तो अदरवाइज जो अगर कोई रॉन्ग इनपुट दे तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई बग है, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। तो टेस्टिंग के भी काफी तरीके कार है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। डिप्लॉयमेंट क्या है कि आपने प्रोडक्शन शुरू कर देनी है, यानी कि आपने हैंड ओवर कर देना है। पहले आप जैसे मैंने बता दिया था कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को नहीं दोगे आप, कुछ मखसूस बंदे होंगे उनको दोगे, वहां से फीडबैक आप लोगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको पब्लिकली अवेलेबल कर दोगे। देखो, द डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ न्यू सिस्टम और एप्लीकेशन इनटू प्रोडक्शन, कि आप नई सिस्टम जो है आप लोगों को दे दो। दिस यूजुअली हैपन इन स्टेजेस, ये स्टेजेस में होता है। कैसे? फर्स्ट विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर, पहले सिर्फ स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर को आप अपनी एप्लीकेशन दोगे, देन विद अ लार्जर ग्रुप, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली इसको बढ़ाते रहोगे, अंटिल फाइनली द सिस्टम इज मेड अवेलेबल टू एवरीवन हु नीड्स टू यूज इट। ड्यूरिंग दैट डिप्लॉयमेंट फेज देयर आर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड सच एज टेस्टिंग द सिस्टम। अच्छा, ये इनको छोड़ो, जो मेन चीज डिप्लॉयमेंट की हमने देख ली, बाकी नॉन फंक्शनल चीजें हैं। फिर मेंटेनेंस है, मैंने बता दिया था, ट्रेनिंग वगैरह आ जाती है, कोई बग वगैरह आ जाता है, उसको फ्री में या जो भी आपके साथ मुआहदा हुआ है वो चीजें यहाँ पे इस फेज में ठीक की जाती है। क्या होती है? देखो, इंश्योरिंग दैट द सिस्टम कंटिन्यूज टू फंक्शन एज इंटेंडेड, कि एक दफा आपने चला चलू के इनको दे दिया है तो ठीक है चला रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा तक आप इनको इन टच रहोगे कि जैसे सॉफ्टवेयर चलना चाहिए था वैसे चल रहा है, कोई मसला तो नहीं आ रहा। एंड एनी डिफेक्ट्स आर करेक्टेड इन टाइमली मैनर, अगर कोई डिफेक्ट आता है तो उसको टाइमली जो है इसको करेक्ट भी करना है। This phase typically begins after the the software has been deployed and can last for years. जितना आपका मुआहिदा होगा उतने देर तक ये मतलब लास्ट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। हाँ, ये भी है, अगर कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है जाहिर है फिर उसको एंड यूजर को समझाने में, ट्रेन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो उसकी मेंटेनेंस पीरियड जो है वो ज्यादा होगा। और बिल्कुल सिस्टम सादा सा है जिसमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो जाहिर है उसका मेंटेनेंस आसान होगा और फिर उतना ही उसका शॉर्ट भी होगा। In order to effectively manage the maintenance phase, it is essential to have a clear understanding of the feature of the functionality of the system as well as how it being used. वो कह रहा है कि डिप्लॉय यानी कि बनाने वाले डेवलपर के दरमियान और यूज करने वाले एंड यूजर के दरमियान, इनके दरमियान एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, तभी मेंटेनेंस जो है आपकी कह लो कि वर्केबल होगी। यार जो यूज कर रहा है उसी को प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं ना, तो बजाय इसके बीच में किसी को इन्वॉल्व करके यहाँ उस तक बात पहुंचाए, वो डायरेक्ट अगर डेवलपर के साथ अटैच है तो अपना बेहतर तरीके से अपनी मसाइल को बता सकता है और डेवलपर उसको करेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास थी मेंटेनेंस फेज, यहाँ पे हमारा एसडीएलसी का जो है स्टेप्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके लिए ना सर एक बंदा होता है कस्टमर साइड से, ठीक जिसको है, बोलते हैं ऑन साइट कस्टमर, वो डील करता है डेवलपर के साथ। जो भी इश्यूज होते हैं या ठीक है, जो भी होता है ना, हम पूरी टीम से या कस्टमर को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करते, उसका एक बंदा रखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, देखें, नेक्स्ट हमारे पास एसडीएलसी मॉडल्स हैं। इसमें से हम एक आज मैं एक ही तैयार कर पाया हूँ, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना आगे जो चलेंगे। अच्छा, इसमें याद रखना कि कुछ हमारे पास सिक्वेंशियल वाटर मॉडल्स हैं और कुछ हमारे पास आइटरेटिव कह लो या एवोल्यूशनरी हैं। सिक्वेंशियल क्या है कि स्टेजेस वही हैं जो हम पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन सिक्वेंशियल में ये होगा कि जब तक एक प्रीवियस स्टेज जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। लेट्स से हम बात करते हैं प्लानिंग एंड एनालिसिस के बाद की फेज थी डिजाइन। अगर जब तक डिजाइन फेज कंप्लीट नहीं हो जाता, आप जो है ना कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। सिक्वेंशियल वैसे है। जबकि अब आगे देखेंगे एवोल्यूशनरी या इटरेटिव इस तरह के काम आएंगे, उसमें इटरेशन में काम और होता है कि लेट्स से पहली इटरेशन चल रही है, उसमें डिजाइन हुआ, ठीक है, उसके बाद कोडिंग हुई, ठीक है, अगेन सेकंड इटरेशन चल जाएगी, उसमें डिजाइन में चेंजिंग होना शुरू हो जाएंगी। तो अब देखो डिजाइन भी हो रहा है सेम, और एक नेक्स्ट उसकी स्टेज है कोडिंग, वो भी चल रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि सिक्वेंशियल और एवोल्यूशनरी में फर्क क्या है, लेकिन मैंने बता दिया कि सिक्वेंशियल ऐसे होंगे जब तक पहली स्टेज कंप्लीट नहीं हो जाती, नेक्स्ट वाली आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आपसे मुराद है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो टीम है वो स्टार्ट नहीं कर सकती। तो वाटरफॉल हमारे पास पहला मॉडल है, ये सिक्वेंशियल में ही आता है। अब यूज नहीं होता बिल्कुल, ये आप समझ लो कि इसकी एग्जांपल एज आप पायनियर के तौर पे ले लो कि शुरू शुरू में आप यूज करते थे, अब नहीं करते, आप सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए करते हो ताकि बाकियों के साथ इसको कंपेयर कर सको, या ये क्योंकि आपको तमाम के तमाम स्टेजेस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है, तो इसलिए आप इसको अभी तक स्टडी करते हो। तो इसके बारे में तो आप तकरीबन सभी जानते होंगे, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता था। पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी। दूसरी फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स थी इसकी, कि एक दफा रिक्वायरमेंट्स आपने फिक्स कर ली, उसमें चेंज नहीं आ सकता, यानी कि कोई अपडेशन रन टाइम पे पॉसिबल नहीं थी। तो इस वजह से इसकी जो आप एसआरएस बनाते थे या प्लानिंग करते थे वो बहुत केयरफुली करते थे।
क्योंकि आपको पता था कि एक दफा मेरी फिक्स हो गई, मैं इसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकूंगी। तो आप एसआरएस में बिल्कुल भी गलती की या कह लो कि लूप होल छोड़ने की इसमें बियर नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स आगे आ भी जाएंगे, तो हम देखते हैं वाटरफॉल मॉडल है क्या। The classical waterfall model is basic software development life cycle model. It is very simple but idealistic. Earlier this model was very popular but nowadays it is not used. अब यूज नहीं होते। अब एक मेथोडोलॉजी यूज होती है एजाइल। आजकल तकरीबन सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो बनाए जा रहे हैं वो एजाइल के थ्रू बनाए जा रहे हैं। इसमें हम सक्रम वगैरह या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग या कानाबान इस तरह के 3-4 मुख्तलिफ देखेंगे, लेकिन जो उनकी पेरेंट कैटेगरी है वो एजाइल मेथोडोलॉजी है। एजाइल में आप क्या करते हैं कि कस्टमर को जो है ना पार्ट ऑफ टीम बना लेते हैं। जैसे अभी उस्मान बता रहा था कि सर कस्टमर को नहीं बनाते, तो उनमें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको ऑन साइट कस्टमर बोलते हैं, वो होते हैं। क्योंकि एजाइल मेथोडोलॉजी में जो है ना उसको पार्ट ऑफ टीम ही बना के रखते हो। अब आगे देखेंगे एजाइल मेथोडोलॉजी भी क्या है। आजकल ये बड़ी कॉमन है और बड़े अच्छे से यूज हो रही है, अडॉप्टेबल है, कोई भी चेंजेस आप किसी वक्त भी जो है ना इसमें शामिल कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा फोकस है सीक्वेंशियल पे, जिसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अच्छा, it is very important because all the other software development life cycle models are based on the classical waterfall model. बेस से क्या बनाते हैं कि स्टेप्स उनके वही हैं, स्टेजेस वही हैं। here the phases do not overlap with each other. ओवरलैप नहीं कर सकते कि अभी ये पूरी नहीं हुई तो दूसरी स्टार्ट हो गई, नहीं ये नहीं। जब एक कंप्लीट हो जाएगी फेज अगली तभी स्टार्ट होगी। वाटरफॉल क्यों है? देखो आपने कभी अगर वाटरफॉल को देखा है ना तो वो इस तरह से कोई चीज बनी होती है कि पानी पहले यानी कि इस सतह पे आएगा, उसके बाद फ्लो करके इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो ये इसी तरह वाटरफॉल मॉडल में ना स्टेजेस बनी हुई है कि लेट्स ये स्टेज है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होती पानी यहाँ नहीं गिरेगा, यानी कि हम टीम यहाँ मूव नहीं करेगी। तो इस तरह करके इसका नाम वाटरफॉल रखा गया है कि वाटर जिस तरह मूव करता है, पहले वो अपने साथ एक सतह को बरकरार करता है, उसको पूरा करता है, फिर नीचे मूव करता है। अच्छा, द वाटरफॉल मॉडल इज ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस दैट इज ऑफन यूज फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। इन दिस मॉडल द डेवलपमेंट प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट फेजेस। फेजेस में डिवाइड है, each of which must be completed before the next phase begin. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक पहले वाली कंप्लीट नहीं होगी नेक्स्ट में मूव नहीं किया जा सकता। The waterfall model is often seen as being very linear and straightforward, and it is easy to understand and use. Linear model है, ठीक है, इस तरह मतलब फ्लो कर रहा है जिस तरह मैंने बताया था, एक के बाद एक। However, one of the main drawbacks क्या है इसका of this model is that it does not allow much flexibility. Flexibility नहीं है। इस स्टेज पे आके लेट्स से आपको पता चल गया कि यार मैंने एक नई चीज ऐड करनी है, तो नहीं, वो आप नहीं कर सकते। एंड इट कैन बी चैलेंजिंग टू मेक चेंजेस। इसमें चेंजेस को शामिल करना चैलेंजिंग है वंस द डेवलपमेंट प्रोसेस है स्टार्ट, जब एक दफा कोडिंग स्टार्ट कर दो। ये कुछ इसके फीचर है। सीक्वेंशियल अप्रोच है, मैं बता चुका हूँ क्या मुराद है। डॉक्यूमेंट ड्रिवन है कि आप बहुत केयरफुल इसके डॉक्यूमेंट्स बनाते हो और फिर स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हो। जो जो आपने लिखा है, जो जो बनाया है, सिर्फ वही चीजें आप इसमें शामिल करोगे। क्वालिटी कंट्रोल है, हाँ अगर आपने एक दफा अच्छे से डॉक्यूमेंट बना लिया और सिस्टम उसके मुताबिक बना लिया तो क्वालिटी सिस्टम आपके पास बनेगा। और रिगोरियस प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। ये आपके पास नजर आ रहा होगा आपको कि इस तरह से एक वाटरफॉल अगर आपने देखा है तो इस तरह से होता है। तो ये इसी तरह इनकी जो फेजेज है, पहली फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। ये वही फेज है, आप एनालिसिस के नाम से देख सकते हो, बस नाम चेंज होंगे लेकिन काम इसमें वही होगा। एनालिसिस करोगे, फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह देखोगे। सिस्टम डिजाइन है, एक मॉडल बनाओगे, अभी कोडिंग स्टार्ट नहीं करनी, सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाना है। इंप्लीमेंटेशन कोडिंग को ही कहते हैं, इसमें आप कोडिंग करोगे। टेस्टिंग, नाम ही बता रहा है टेस्टिंग है। डेवलपमेंट या यहाँ पे डिप्लॉयमेंट आना चाहिए था शायद, अगर वो भी है तो कोई मसला नहीं है। प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है आपने, यूजर को हैंड ओवर करना है, और आखिरी में मेंटेनेंस, जो हम चीजें पढ़ के आ चुके हैं। तकरीबन कम बेश यही चीजें होंगी, बस इनके नाम थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं या एक दो फेज को इकट्ठा करके बुलाया जा सकता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पहला मॉडल वाटरफॉल था। इसमें यही चीजें थी जो हमने देख ली हैं। आगे कुछ मजीद मुश्किल चीजें शुरू होंगी जो नए आने वाले वाटरफॉल के बाद वाले मॉडल्स हैं, तो इसमें इंशाल्लाह फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में किसी को इशू है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा।